हमने मिनटर्म्स को उठा के सॉल्व करने का मेथड पढ़ा हुआ है। जैसे अगर इस केस में हम ट्रूथ टेबल देखें, एक एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। जैसे आप ये लेफ्ट साइड पे टेबल नज़र आ रहा है। लेट्स से एक सिस्टम है जो इन स्पेसिफिक आउटपुट्स पे 1 2 3 और 5 6 7 पे आउटपुट 1 देता है। बाकी दो कॉम्बिनेशन ऐसा जिसमें आउटपुट 0 देता है। अब इस टेबल को, अगर आप इस टेबल को देखते हो, अगर आपने इसका सिस्टम बनाना हो ट्रूथ टेबल से, आप अगर इसकी लॉजिक डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो यू हैव टू ऑप्शंस। इधर यू कैन यूज these 6 number of ones to form a logic। जैसे अगर मैं इन तीनों को उठाता हूँ, के मैप में डालता हूँ, के मैप में डाल के अगर इनको हम कंबाइन करके लिखें तो वी कैन सी कि ये दो पेयर बनेंगे, चार चार का एक पेयर ये बन जाएगा, चार का एक पेयर ये बन जाएगा। तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है, अगर हम कहेंगे आउटपुट एक्स है, तो दिस एक्स विल बी इक्वल टू सी प्लस बी। ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इन वंस को यूज करके सर्किट बनाता हूँ, सी प्लस बी बनेगा। सर जी, इनका क्वेश्चन है। हम हॉरिजेंटली पेयर नहीं बना सकते हैं? बेटा हॉरिजॉन्टली तीन वन पड़े होंगे ना एक लाइन के अंदर, तो जो पेयर बनते हैं वो दो टू की पावर में बनते हैं। तो फिर सिंप्लीफिकेशन में हमें फाइनल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड मिलता है। ऑल्दो वी कुड मेक वंस, जो पेयर हम ऐसे भी कर सकते थे कि दो आप ये कर लो, दो आप ये कर लो, ठीक है, दो आप लेकिन वो ये चार कर बन लो, जाएंगे। ऐसे कर लोगे तो चार टर्म्स आ जाएंगी। उसका फ़ायदा नहीं है अल्टीमेटली। अगर आप उन चार टर्म्स को लिखोगे ना तो बूलियन अलजेब्रा के थ्रू अगर आप उनको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन यू विल रीच एट दिस पॉइंट। ठीक है। तो बेहतर ये कि आप जितना बड़ा स्केयर कॉमन कर सकते हो उसमें से करके आप कर लो, तो ये चार चार के दो पेयर बनते हैं, तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम अगर ऐसी मिनटर्म्स को उठा लें, ओनली मिनटर्म्स कोरस्पॉन्डिंग टू हाई आउटपुट, अगर मैं उनको उठा के ऐड करता हूँ तो उसका एक्सप्रेशन ये बनेगा जैसे आपको यहाँ नीचे बॉटम पे नज़र आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को यूजुअली हम लोग कहते होते हैं कि दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने मे बी बुक में कहीं देखा भी हो, कहीं लिटरेचर में इसका नाम सुना भी हो। एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कहते होते हैं ऐसी टर्म्स को, ऐसे एक्सप्रेशन को, जिसमें हम मिनटर्म्स को, ऐसी मिनटर्म्स को ऐड कर रहे हो जो बेसिकली आउटपुट वन जनरेट कर रही हो। ठीक है। मिनटर्म्स लिखने का तरीका हमें पता है, वो हम यूजुअली मिनटर्म्स लिखते कैसे हैं कि हम तीन जो वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी, इनकी हम प्रोडक्ट इस तरह से लेते हैं कि आउटपुट हमें वन मिल जाए। अब वो वन करने के लिए हम हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए अगर मिनटर्म लिखना शुरू करें, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट केस है कि अगर ए और बी और सी तीनों जीरो हैं तो इनकी इनपुट पे अगर मैं आउटपुट वन करना चाह रहा हूँ तो मिनटर्म लिखने का मेथड ये होगा कि तीनों वेरिएबल को मैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखूँ और फिर आखिर पे इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ तो फिर मेरे पास आउटपुट वन आ जाएगी। तो इस तरह से हम सब मिनटर्म्स को लिख लेते हैं। लेकिन जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स या जो एसओपी की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है लिटरेचर में, इसका मतलब ये होता है इसमें जो मिनटर्म्स इंक्लूड होती हैं वो सिर्फ वो होते हैं जो आउटपुट हाई को करस्पॉन्ड करती हैं। तो इसका मतलब है ये जो 6 मिनटर्म्स लिखी हुई हैं, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी लिखा 001, ये 001 वाली है, ये बेसिकली 010 वाली है। सिमिलरली ये 011 वाली मिनटर्म है, और सिमिलरली ये 101 वाली मिनटर्म है, और ये 110 वाली मिनटर्म है, और लास्ट पे ये 111 वाली मिनटर्म है। तो ये 6 मिनटर्म्स हैं। ऐसे 6 कॉम्बिनेशन जिन पे आउटपुट 1 आते थे, इनको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये बनता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो इसका कॉन्ट्रेरी है, जो दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ सम्स वाला, आइडिया ये है कि अगर हम ये जो ट्रूथ टेबल हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं वंस को उठा के सर्किट बना दूँ जैसे ये बना हुआ है, या मैं जीरोस को उठा के सर्किट बनाऊँ। दोनों तरह से जो सर्किट बनेगा, अगर मैं जीरोस को उठा के बनाता हूँ तो उसका मेथड डिफरेंट होगा, उसकी आउटपुट सेम होगी लेकिन मेथडोलॉजी डिफरेंट होगी। तो अगर मैं इनको मिला के उठा लेता हूँ, इनको मिला के सर्किट बना लेता हूँ, तो हो सकता है मुझे कम मेहनत करनी पड़े। जैसे इस केस में 6 वंस थे, मैंने के मैप बनाया 6 वंस का और उनको फिर मैं कंबाइन कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेट्स से 4 इनपुट 5 इनपुट सिस्टम है,
के मैप बड़ा बनता है जिसमें बहुत सारे वंस, आपको बहुत सारी पेयरिंग करनी पड़ती है, तो उससे ज़्यादा बेहतर आसान तरीका ये हो सकता है कि आप वंस को ना उठाओ, आप जीरोस को उठा के सर्किट को इम्प्लीमेंट कर दो। दोनों तरह से बात एक ही है। इसका मतलब ये होगा, अगर आप जीरोस को उठा के सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हो, इसका मतलब ये होगा कि इन स्पेसिफिक कम्बिनेशंस के ऊपर सिर्फ एक ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन, इन दो कम्बिनेशंस पे आउटपुट को वो जीरो करेगा, बाकी सब पे वन होगा। जैसे इस केस में जो मैंने ये सर्किट उठाया था एक्स वाला, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, इसको मैं के मैप से सॉल्व करूँ तो भी हमारे पास जाता है। इसका मतलब ये होगा कि एक्स इक्वल टू सी प्लस बी अगर बना हुआ है तो इन एक्सप्रेशन पे इस इनपुट कम्बिनेशन पे आउटपुट हमें 1 मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम वंस को उठा के आते हैं, तो अब दोनों तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे आसान लगता हो। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाले तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की हुई हैं, एसओपी वाली हमने इनपुट्स को देखते हुए आउटपुट में वंस को उठा के मैप में डाल के भी सॉल्व किया हुआ है। मिन टर्म्स को भी अब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो यू वुड एंड अप एट दिस एक्सप्रेशन। आज हम बात करेंगे कि अगर मुझे मिन टर्म्स की बजाय मैं को ये ट्राई करूं कि मैं जीरोस को उठा के सर्किट बनाऊं तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, यू विल सी कि एक्सप्रेशन उस केस में भी हमें ऐसा ही मिलेगा जो एक्चुअली यही वाला ट्रूथ टेबल रिप्रोड्यूस करेगा। यही वाला ट्रूथ टेबल दोनों केसेस में अगर रिप्रोड्यूस हो जाता है, इसका मतलब है कि दोनों सिस्टम्स सेम तरह से काम कर रहे होंगे, बेशक आप उसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स में मिनटर्म्स के थ्रू कर रहे होंगे, या जो दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहते होते हैं। ठीक है, जिसमें आप जीरोस को कंबाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स में अगर हमने जाना हो तो पहली बात तो ये कि हमें मैक्स एक टर्म्स बात चाहिए। पूछनी थी जी, ये जो है हमारे पास के मैप, ये हम तब बनाते हैं जब हमारे पास जब आउटपुट हमारे पास ज्यादा होती है, तो उसके लिए भी हम के मैप बना सकते हैं, जैसे कि वो असाइनमेंट में था सेकंड। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे इस केस में आप देखें तो ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं ये वाली, इनको आप सिंप्लीफाई करोगे डायरेक्टली तो आपको मुश्किल होगी। तो के मैप्स अगर कर लेते हैं तो हमें आसानी से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, हमें मैथमेटिकली चीज़ों को सॉल्व नहीं करना पड़ता। नहीं सर, अगर आउटपुट ज्यादा हो, यानी कि अब इनपुट भी 3 है और आउटपुट भी 3 है, तो उसके लिए के मैप बना सकते हैं। उसके लिए तो आउटपुट में जो 3 है ना, इसका मतलब ये होगा कि आप आउटपुट वाले 3 जो कॉलम्स हैं, 3 डिफरेंट आउटपुट्स हैं, हर आउटपुट के लिए एक अलग के मैप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू 3 इनपुट्स। ओके, मतलब जो 3 इनपुट्स होंगी ना, वो हर जी एक जी, आउटपुट वाले कॉलम के लिए कॉमन होंगी, सेम इनपुट्स होंगी, लेकिन आउटपुट डिफरेंट आ रही तो आप 3 दफा उसको सेपरेटली सॉल्व कर लोगे। ओके सर। ऑल चलिए, मैं इसको बात कर रहा था कि जीरोस को इम्प्लीमेंट करके, जीरोस को उठा के भी हम सर्किट को बना सकते हैं। उसके लिए हमें मैक्स टर्म्स चाहिए होती है। मैक्स टर्म्स क्या होती है? मैक्स टर्म्स की थ्योरी बाय थ्योरी ये लिखा हुआ है, इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्स टर्म्स लिखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन वेरिएबल्स का ए बी सी को हम इस तरह से सम करें, ए बी सी को इस तरह से सम करें कि आउटपुट हमारे पास जीरो आ जाए। जैसे मिनटम में था, मिनटम में हम मिनटम लिखते हुए हम कोशिश ये करते हैं कि ए बी और सी को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आउटपुट हमारे पास 1 आ जाए। ये हमारे मिनटम की थ्योरी है कि इन वेरिएबल्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि आउटपुट 1 आ जाए। ठीक है, मैक्स टर्म्स लिखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि इन वेरिएबल्स को इस तरह से जमा करें, इस तरह से सम करें कि आउटपुट जो है वो 0 आ जाए। अब अगर इस थ्योरी को मैं ज़हन में रखता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी इनपुट में अगर कोई वेरिएबल 0 है तो वो सिंप्लीफाइड सिंपल फॉर्म में ऐड हो जाएगा। अगर किसी इनपुट कॉम्बिनेशन में किसी इनपुट वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसको अगर मैं उसकी मैक्स टर्म लिखना चाह रहा हूँ तो वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अपीयर होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे 0 0 1 था तो वी एडेड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 था, तो उसकी जगह पे हमने सी कॉम्प्लीमेंट को यूज कर लिया। अब ठीक है, इस तरह सर से मैं ऐसा क्यों किया? सी बेटा कॉम्प्लीमेंट से जीरो नहीं आ जाना चाहिए? मैक्स टर्म्स में जो रूल होता है वो ये होता है कि हम ऐसे कम्बिनेशन बनाते हैं कि आउटपुट 0 हो जाए। मैक्स टर्म्स का मतलब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउटपुट 1 होगी। मैक्स टर्म में मैक्स नाम से जो जाहिर होता है कि दिस आउटपुट, जो आउटपुट ये सिस्टम जनरेट करेगा, दिस विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम हाई, तो किसी एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन के ऊपर लो होगी। तो हम कोशिश ये करते हैं मैक्स टर्म लिखते हुए कि ऐसे कम्बिनेशन हम यूज करें, ऐसे इस तरह से वेरिएबल्स को हम ऐड करें कि आउटपुट
0 हो जाए। जैसे मिनटम था, मिनटम अगर मैं किसी वेरिएबल की लिखता हूँ, कोई आपने टर्म फॉर प्रोडक्ट आपने उठा ली, फॉर एग्जांपल ए बी सी को आप उठा लेते हैं, ये जो प्रोडक्ट आपने लिखी हुई है ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी आउटपुट 0 होगी, कि किसी सिर्फ एक खास कम्बिनेशन पे आउटपुट 1 होती है। ठीक है, तो हम मिनटम्स लिखते हुए हम वो टर्म्स उठा वो कम्बिनेशन यूज करते हैं जब आउटपुट 1 होती है। तो 1 बनाने के लिए हम बीच में कॉम्प्लीमेंट्स को भी यूज करते हैं, सिंपल को भी यूज कर लेते हैं। तो उससे ये टोटली इनवर्स है, उलट प्रोसीजर है। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि वेरिएबल्स को ऐड इस तरह से करते हैं कि आउटपुट जो है वो उस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पे 0 हो। वो 0 बनाने के लिए अगर कोई इनपुट वेरिएबल 1 होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे आप देखें तो लेट्स से आखिरी कॉम्बिनेशन अगर मैं दिखाता हूँ 111 वाला, 111 अगर कॉम्बिनेशन पे मैं जाता हूँ आउटपुट 0 हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मुझे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जब हम ये मैक्स टर्म्स लिख लेते हैं सारी की सारी, तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स लिखना चाह रहा हूँ तो तरीका ये होगा कि मैं सिर्फ ऐसी मैक्स टर्म्स को उठाता हूँ जो आउटपुट कॉलम में 0 को करस्पॉन्ड करती हैं। आउटपुट कॉलम में जो लो आउटपुट जनरेट करती हैं सिर्फ वो मैक्स टर्म्स उठाते होते हैं और उनको मिला के हम एक प्रोडक्ट ऑफ सम्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं। जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ सम्स के ये जो हमने सम्स लिखे हुए हैं, ये पहला सम है, ये दूसरा सम है, ये तीसरा सम है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इनकी प्रोडक्ट होगी, जो प्रोडक्ट ऑफ सम्स होगा उसमें हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। तो इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो यहाँ पे चूंकि दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आउटपुट 0 आ रही है, दिस वन एंड दिस वन, तो इन दोनों की जो मैक्स टर्म बनती हैं उनको मैं मल्टीप्लाई करवा के लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट केस बनता है दिस इज a प्लस बी प्लस सी, और एक ये 100 वाला दिस विल बी इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b इंटू सी। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिख के मैं अगर इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, इसकी लॉजिक सर्किटरी बना लेता हूँ, तो सेम ट्रूथ टेबल विल बी रिप्रोड्यूस्ड। मतलब 6 मिनटम्स थी, इन 6 मिनटम्स को उठा के सॉल्व करने की बजाय अगर मैं सिर्फ 2 मैक्सटम्स को उठा लेता हूँ और उनको मैं राइट डाउन इस तरह से कर लेता हूँ, तो अगेन आई विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दिस सर्किट, दिस ट्रूथ टेबल। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो कैंसिल आउट, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगेन वी एंड अप बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, तो हमारे पास ये आंसर आता है इसका भी, b प्लस सी आंसर ही इसका भी आ जाता है। तो दोनों तरह से आपको जो इजी लगता हो आप उस तरह से बड़े आराम से इसको सॉल्व करके सेम आंसर पे रीच करेंगे और सेम ट्रूथ टेबल रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। अब दूसरी जो इसमें है कि मैक्स टर्म्स अगर आप लिख के प्रोडक्ट ऑफ सम्स के एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये भी आपकी चॉइस है। इस तरह से आपको थोड़ी सी बूलियन अलजेब्रा करनी पड़ती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप वंस, जैसे वंस को कंबाइन करते रहे हैं उसी तरह से हम जीरोस को भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इन दो जीरोस को के मैप में डालता हूँ और जीरो की पेयरिंग करता हूँ, जैसे आपको ये राइट साइड पे के मैप नजर आ रहा है, ये देखें ये दो जीरोस पड़े हुए हैं, मैं सिर्फ इन दो जीरोस को कंबाइन कर लेता हूँ, तो इसको अगर मैं कंबाइन करके एक्सप्रेशन निकालता हूँ तो इस तरह से भी जो मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा वो बेसिकली यही ट्रूथ टेबल रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब अगर मैं लेट से इस इन दोनों को उठा के, जीरोस को उठा के अगर मैं एक सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट ऑफ सम्स का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वो क्या होगा, इफ आई कंबाइन दीज टू जीरोस, इस दफा हम वंस को कंबाइन नहीं कर रहे, वी आर पेयरिंग जीरोस, तो एक्स क्या होगा, ड्रॉप कौन सा वेरिएबल होगा, बी प्लस सी, ए हो जाएगा ड्रॉप, ए खत्म हो जाएगा। अब बी जो है, बी और सी जो है ये बच जाएंगे। तो इस दफा चूंकि हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स लिख रहे होते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि दिस इज POS प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर वेरिएबल x, दिस विल बी इक्वल टू, अब अगर देखें जैसे मिनटम्स में हम जीरोस को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते थे, इस दफा हम जीरोस को सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम्स में सारे के सारे वो जो वंस और जीरोस का रोल था वो उलट हो जाता है। तो x विल बी इक्वल टू b प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल बचे हैं b और c, इन दोनों को हम सम करके लिख लेते हैं। चूंकि ये दोनों जीरो है तो इसकी आउटपुट में सिंपल फॉर्म में पी हुए दोनों b प्लस सी करके पी हुए हैं। इसी को ही ज़्यादा इंश्योर करने के लिए कि कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाए, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पे लिखी हैं। जैसे कि लेट से अगर POS का टेबल हमारा, अगर लेट से वन ऐसे पड़े हुए हैं बीच में और वन और जीरो ऐसे पड़े हुए हैं, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ये दो जीरोस हम कंबाइन कर लेंगे, डॉट बी नेगेशन सी नेगेशन,
ये भी 2 जीरो, दो बेसिकली 2 पेयर बनेंगे ना। तो इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा x का, वो एक तो इसी इन दोनों की वैसे ही आ जाएगा। एक आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले एक्सप्रेशन के साथ जो हमें यहाँ से मिलेगा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? बी कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से चलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट की समझ आई है, ठीक है। तो अगर कोई वंस आ रहे हैं तो वंस को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख लेंगे जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स लिख रहे होंगे, और अगर कोई जीरो आ रहे होते हैं तो उसको अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं और उनको हम सम करते हैं, और जो आखिर पे एक्सप्रेशन बनता है वो प्रोडक्ट बनेगी एज द नेम इटसेल्फ सेज कि प्रोडक्ट ऑफ सम्स हैं। ये सम्स हैं बीच में, तो सर एक काइंडली चीज बताएंगे जी। सर, इसको सिंपलीफाई भी करेंगे ना मजीद के, इस चीज यहीं पे एंड हो जाता है? नहीं, ये काफ़ी है इतना, इसको यहाँ तक करके इम्प्लीमेंट कर दो फिर भी ठीक है, काफ़ी है। ठीक है, तो सर एक चीज बताएं जरा, इससे अगर टोटल बनाना हो स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन जो है, तो वो किस तरह बनेगा? इस वाले एक्सप्रेशन से मतलब जो अभी आपने लिखा है ना, x इक्वल्स b प्लस c इनटू इसका b ट्रूथ टेबल, कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रूथ टेबल डिफरेंट होगा ना। ये एक और एग्जांपल थी, ये मतलब अनदर एग्जांपल थी, ये वो पिछली वाली से डिफरेंट है, समझाने के लिए मैंने की थी। इसका टेबल उस ओरिजिनल ट्रूथ टेबल से डिफरेंट होगा, और वो इसी तरह से आप निकाल लोगे उसी तरह से निकाल लोगे आप। इसमें इस एक्सप्रेशन में a b और c की वैल्यूज को पुट करोगे और जो भी आंसर आ रहा है उसको आप आउटपुट पे डिस्प्ले करते जाओगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में a तो है ही नहीं, तो फिर वो आप किस तरह करेंगे? हाँ, a है नहीं, लेकिन चूंकि ओरिजिनल जो इसका ट्रूथ टेबल बनता है वो 3 वेरिएबल्स का बनता है, 3 वेरिएबल्स है ना, तो आप ट्रूथ टेबल के अंदर तो तीनों को शो करवाओगे, ठीक है। ठीक है तब जाके ये वो जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो इसके मैप के साथ मैच भी ठीक है, करेगा। तो a इग्नोर हो जाएगा मतलब? हाँ, ए ऑब्वियसली इस आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ए जो मर्जी होगा आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है सर। सर ए वाली बात जरा दोबारा समझाते हैं, समझ नहीं लगी सर। मैं ये कह रहा था कि आप ये अगर जैसे हम ट्रूथ टेबल से के मैप बनाते रहे हैं, तो 3 इनपुट का टेबल होता था तो 8 स्क्वायर्स का के मैप बनता है। अब अगर 8 स्क्वायर्स का के मैप है तो इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो भी 3 इनपुट्स के लिए बनेगा ना, तो 3 इनपुट्स हमारी ए बी सी होंगी। ऑल्दो वो जो ए की वैल्यूज होगी वो इस एक्सप्रेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो वो इग्नोर कर देंगे हम उसको। हाँ, वो ऑब्वियसली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए यहाँ पे जब पुट करोगे तो ए की वैल्यू आ नहीं रही, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा इसमें आउटपुट ठीक है एक्सप्रेशन। सर, लग गई समझ। ठीक है। इसी को ही एक एग्जांपल और भी थी पीओएस की, कि अगर लेट से ये 6 जीरोस आ जाते हैं उस ट्रूथ टेबल के अंदर, इसके जब मैं पेयरिंग करके आउटपुट लिखूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? सर 0 की फॉर्म में हम 6 ले सकते हैं क्योंकि 1 बिल्कुल ले सकते हैं। ट्रूथ टेबल में अगर 2 1 पड़े हुए, 6 0 पड़े हुए, या आपकी मर्जी है आपने 2 1s को उठा के सर्किट को सॉल्व करना है या 6 जीरोस को उठा के करना है, आपकी मर्जी है। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह 1 है हम उनके पेयरिंग 6 में नहीं कर सकते थे, 2 4 और 8 में कर सकते। अच्छा सॉरी, हाँ नहीं इसमें भी पेयरिंग के वही रूल्स हैं। ठीक है सर बी प्लस सी, सर सी चार कॉम्प्लीमेंट प्लस चार के अगेन वही 2 पेयर बनेंगे, और अगर मैं इस वाले पेयर की आउटपुट लिखता हूं तो क्या होगी? c इक्वल टू 1 है इन दोनों स्क्वायर्स में, राइट? यस सर, सी कॉम्प्लीमेंट होगा इन दोनों स्क्वायर्स में c इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट में c कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इन दोनों स्क्वायर्स में b इक्वल टू 1 है, राइट? बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वजह से b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और आखिर पे हमने करना क्या है? इन दोनों को प्लस करने, मल्टीप्लाई सर, प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। मतलब हर पेयरिंग में जो आंसर मिला है उसको दूसरी पेयरिंग में जो आंसर मिला है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी हमने यही काम किया था, जो 2 पेयरिंग में मिली थी, 2 पेयरिंग के जो आंसर्स थे उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई विद बी कॉम्प्लीमेंट, इसका ट्रूथ टेबल हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट जी, चले पहली आउटपुट क्या होगी? ए को तो आप बेशक इग्नोर कर दो ना ए की कैलकुलेशन में। पहली जो आउटपुट है इट सेज कि सी कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को मैं 0 0 पुट करूंगा तो दोनों मुझे 1 देंगे, तो आउटपुट विल बी 1, ठीक है।
और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? सर सेम, क्योंकि वो दोनों की कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, उनमें से एक 0 एक 1 है, नेक्स्ट तो 1 में तो आ जाएगा। जब सी की वैल्यू Zero। 1 है, दोनों में देखो, दोनों में से कोई एक भी मानोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दोनों में से कोई एक भी मानोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगी? Zero। जीरो जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी जीरो। सर, एंड गेट है। जीरो हो जाएगी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे C1 है आउटपुट 0 है, यहाँ पे P1 है आउटपुट 0 है, यहाँ पे दोनों 1 है, अगेन आउटपुट 0। अच्छा सॉरी, ये बीच में एंड गेट लगाया है आपने, ये प्लस मुझे लग रहा सर था। यहाँ 1 आएगा, डबल ये जीरो। मल्टीप्लाई, हाँ ये एंड गेट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो ये वाली टर्म है यहाँ पे अगेन जब C और B दोनों 0 होंगे तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगी। इसके बाद अगेन दोबारा से बाकी सब में क्या हो रहा है? 0 0 0 हो रहा है। तो ट्रूथ टेबल में भी अगर आप नोट करें तो देर वर 2 1s यहाँ और 6 zeros तक, इसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। इस तरह से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के बना सकते हो जो हमने ये वाला लिखा था, उसी तरह से इसको थोड़ा सा। पहली जो इनपुट है B और C जब दोनों 0 हैं, दोनों जब 0 है तो ये टर्म हमें 0 दे देगी, आउटपुट 0 आ गई। ठीक है, आउटपुट 0 आ गई। जब दोनों में से एक 0 है एक 1 है तो फिर आउटपुट क्या होगी? जैसे C इक्वल टू 1 है, C इक्वल टू 1 है तो यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, ये C 1 दे देगा। और दूसरी वाले से क्या मिलेगा? B 0 है तो ये भी मुझे 1 दे देगा। 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। 1 आ जाएगा, यस सर। इससे आगे क्या होगा? 1 0 कॉम्बिनेशन पे आउटपुट क्या होगी? ये भी 1 होगी। दोनों में से कोई एक मानना था, आउटपुट 1 हो जाएगी, राइट। एक को मैंने देख रहा, एक क्योंकि बीच में आ नहीं रहा। सिमिलरली जब B और C दोनों 1 होगा तो फिर आउटपुट क्या होगी? सर 0 सर। जब दोनों 1 होंगे, Zero। देखो दोनों 1 होंगे तो ये वाला टर्म तो मुझे 1 दे देगी, लेकिन ये दोनों 0 दे देंगे, यस राइट। तो 0 डबल 1 पे आउटपुट हमें 0 मिलेगी। सिमिलरली 1 0 0 पे भी आउटपुट 0 मिलेगी। जब B और C बेसिकली डिफरेंट है तो फिर आउटपुट मुझे 1 मिल रही है, इधर 1 और आखिर पे फिर 0। इसको भी अगर आप मैच करें तो देयर आर 2 1s एंड 2 zeros जो ओरिजिनल के मैप वाले टेबल में यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो आप उसको भी इस तरह से पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यस सर, आगे से। चले तो आपकी मर्जी है सॉल्व करते हुए सर्किट में, सिस्टम में अगर नंबर ऑफ जीरोस कम है, नंबर ऑफ वंस बहुत ज़्यादा है, तो यू दिस माइट बी यूजफुल कि आप सिर्फ जीरोस को उठा के एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, मेहनत कम करनी पड़ सकती है। अगर बहुत सारे जीरोस पड़े हुए, कोई एक दो वंस है तो उसको अगर आपने वंस को उठाओगे, मिन टर्म्स को उठा लोगे तो हो सकता है उसमें कम मेहनत करनी पड़ जाए। दोनों तरह से जो अगर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल लेते हो तो वो हो सकता है दोनों तरह से आप सेम निकाल लो। ठीक है, लेकिन उस सेम तक जाने के लिए आपको पीछे मेहनत कितनी करनी पड़ती है, वो बेसिकली डिफरेंस उसका है। जैसे इसको ना वेरीफाई भी कीजिएगा आप लोग। ये तो हमने कर लिया ना कि x इक्वल टू सी प्लस बी आता है, ठीक है। या इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो फिर भी आपके पास, इन मिन टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करते हो तो फिर भी आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैक्स टर्म्स में हमने जब इनको कंबाइन किया तो अगेन वी रीच अप टू दिस b प्लस सी। ये टर्म सॉल्व की हुई है मैंने यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट थी, इसको आपने खुद से भी वेरीफाई करना है कि इधर दिस इक्वल्स टू बी प्लस सी और नॉट। ये आप वेरीफाई कीजिएगा इसको, ठीक है, खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। ऑलराइट, चले सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स पे हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली है। के मैप की एग्जांपल हमने और कुछ और कर ली, तो इस टॉपिक को फ्यूचर में होपफुली हमें क्लास में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चा हो जो कहता है कि मुझे कुछ चीज़ नहीं समझ आई, तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है, जैसे आप फेमिलियर है डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसमें डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और फिर इससे आनवर्ड जितनी भी काउंटिंग होती है वो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करके यूज़ करते होते हैं। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लाइफ में आपको जिनसे वास्ता पड़ सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसके साथ कंप्यूटर सिस्टम डील करता है कि 1 zeros की इंफॉर्मेशन होती है, 1 zeros की इंफॉर्मेशन को मिला के इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं, मैसेजेस बनाए जाते हैं, सिग्नल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं बाइनरी नंबर सिस्टम्स को ज़्यादा कॉम्पैक्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए
दो नंबर सिस्टम और कॉमनली लिटरेचर में अवेलेबल हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट कोई नंबर बनता हो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल को बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना है बेस 8 के अंदर, तो 0 से लेकर 7 तक जो डिजिट्स हैं इनको कंबाइन करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम आज और सिमिलरली इस जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हेक्सा है, उसमें जो टोटल डिजिट्स होते हैं वो 16 होते हैं। वो जो 16 डिजिट्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली 0 से 9 तक तो कन्वेंशनल जो डेसिमल काउंटिंग है उसी तरह से चलता है, 0 से लेकर 9 तक। 9 के बाद अगर आपने 10 को शो करवाना हो, 10 को बताना हो, तो 10 के लिए यूजुअली सिंबल ए यूज़ की जाती है, 11 के लिए बी यूज़ की जाती है, एंड सो ऑन सो तो अप टू एफ जो है वो 15 को करस्पॉन्ड करता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ये कि डिफरेंट नंबर सिस्टम्स कैसे मतलब इनमें डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर कोई एक नंबर किसी एक बेस के अंदर गिवन है तो किसी दूसरी बेस में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह से नजर आएगा या उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे अगर बाइनरी में अगर कोई डाटा आप रीड करते हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो उसका अगर हेक्सा इक्विवेलेंट आपको कंपाइलर या असेंबलर दिखाता है तो वो किस तरह से आपको नजर आएगा, उसकी क्या वैल्यू नजर आएगी। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे कमिंग इस क्लास में। तो एग्जांपल में हम जो पहला सिस्टम लेके चल रहे हैं, जो पहली एग्जांपल जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं वो ये कि अगर डेसिमल में नंबर पड़ा हुआ है तो उसको किसी दूसरी बेस के अंदर लेके जाना है, तो उसका क्या तरीका होगा। डेसिमल से हो सकता है, बाइनरी में लेके जाना हो सकता है, हेक्सा में या ऑक्टल में, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं डेसिमल से किसी दूसरी बेस में लेके जा रहा हूँ तो उसका तरीका बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम करते ही हैं कि हम जो डिजायर्ड बेस होती है जिसके अंदर नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है, हम उस डिजायर्ड बेस वाले नंबर से ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो ओरिजिनल नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि किसी नंबर को मैं हेक्सा बेस के अंदर रिप्रेजेंट कर लूँ तो उसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा। अच्छा, होता क्या है कि उसको हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक जो कोशेंट होता है जो वो डिवाइडर से कम नहीं हो जाता, या जब तक कोशेंट 0 नहीं हो जाता तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो हर डिवीजन के अंदर जो रिमाइंडर मिल रहा होता है उसको हम सेव करते जाते हैं और आखिर में हम रिमाइंडर्स को अरेंज कर लेते हैं फ्रॉम लास्ट टू द फर्स्ट। इसकी एग्जांपल यहाँ पे पढ़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 17 है, डेसिमल में 17 लिखा हुआ है, इसको अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो तरीका ये है कि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। फर्स्ट इटरेशन में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन मेरे पास 8 आएगा, रिमाइंडर 1 बचता है, वो हमने यहाँ पे साइड पे लिख लिया। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा 2 से डिवाइड करता हूँ तो वी गेट 4 और रिमाइंडर इस दफा 0 आएगा तो हमने इसको भी साइड पे लिख लिया। तो इसको मैं लिखता जा रहा हूँ जब तक जो रिमाइंडर जब तक क्वेश्चन मिल रहा है, मैं लास्ट जो डिवीजन हो गया 2 और 2 को हमने डिवाइड किया, क्वेश्चन मुझे 1 मिला है, आई कैन स्टॉप हियर। जब तक क्वेश्चन जो बचता है वो डिवाइडर से बड़ा है तब तक हम डिवाइड करते हैं, बड़ा या इक्वल है तब तक डिवाइड करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन स्मॉलर हो जाता है डिवाइडर से तो फिर हम डिवीजन को रोक देते हैं और इसके बाद हम रिमाइंडर्स को इस तरतीब में अरेंज कर लेते हैं। जैसे इसमें अगर देखूं तो दिस विल बी 1 0 0 0 एंड 1, 1 के साथ 000 और फिर ये 1 तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का मेथड ये होगा कि 17 के साथ हम इक्वल टू कर देंगे बाइनरी नंबर में, तो इसके साथ में ब्रैकेट लगा के साथ में 2 लिखता हूँ। इसका मतलब है कि नंबर को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल और है हमारे पास 13 अलर्ट से। 13 अगर डेसिमल में गिवन है, इसकी हमने बाइनरी फाइंड आउट करनी हो तो 13 को मैं अगेन 2 से डिवाइड करना शुरू करता हूँ। जैसे फर्स्ट केस में मैं डिवाइड करता हूँ, वी गेट क्वेश्चन 6 रिमाइंडर 1 मिला, मैं इसको 2 को दोबारा डिवाइड करता हूँ, वी गेट क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 0। इसी 2 को मैं दोबारा डिवाइड करता हूँ, वी गेट क्वेश्चन 1 एंड रिमाइंडर 1। इसको बाइनरी में मैं अगर अरेंज करता हूँ तो दिस विल बी ये 1 2 1 आ जाएंगे, 2 1 और 0 1। तो इस तरह से हम इसको फ्रॉम लास्ट टू द फर्स्ट इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। जी सर, ये रिपीटेड डिवीजन सिर्फ डेसिमल बेसिस को दूसरी बेसिस के लिए होती है ना? हाँ, मतलब अगर डेसिमल बाकी डिफरेंट होते हैं। डिवीजन से बाकी बेसिस के अंदर कन्वर्जन के लिए मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ये वाले जो एग्जांपल है ये सिर्फ डेसिमल में अगर पड़ा हुआ है तो इसको किसी दूसरी बेस में लेके जाना तो हम डिवाइड कर लेते हैं। कोई नंबर बता देंगे, किसी एक एग्जांपल को हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि सर ये जो लास्ट वाला 1 है ये जी क्वेश्चन का 1 नहीं है? ये वाला दिस वन नो सर, नीचे लास्ट
3 के नीचे जो 1 है, जो 3 के नीचे है, हाँ ये क्वोशंट वाला 1 है। तो ये भी इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ इसको बेसिकली इधर इसको से मैं हम अगर शुरू करते हैं ना सर। इसको मैं ऐसे अगर बताऊं, देखें ओके इसको मैं ऐसे क्लियर करता हूँ। एक्चुअली इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ जब तक क्वोशंट 0 नहीं होता, लास्ट डिवीजन क्या होगी, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, क्वोशंट 0 मिलेगा, नहीं होता ना, डिवाइड नहीं होता ना, अंदर 1 पड़ा हुआ है बाहर 2 पड़ा हुआ है, तो ये नहीं डिवाइड, क्वोशंट 0 आता है। ठीक है, क्वोशंट 0 आएगा, ये आखिरी रिमाइंडर था, ये 1 इधर आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, एक ही बात है। अगेन दिस वन 0 एंड 1, राइट। इसके लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी 0 लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को बाइनरी के अंदर। ठीक है, कंटिन्यू करें, क्लियर है? जी सर। जी यस सर। ओके चले, बाइनरी वाली एग्जांपल हमने कर ली। इस अब मैं एग्जा वाले की एग्जांपल कर लेता हूँ। एग्जाम में एग्जांपल करने से पहले आप ये देख लें कि जो जो हेक्सा में रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली वो इस तरह से होती है। हेक्सा और डेसिमल को मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर क्लैरिफिकेशन कि 0 से लेकर 9 तक प्लेन काउंटिंग है। उसके बाद जैसे ही डेसिमल में जो 10 आता है उस 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्सा में A यूज करते हैं, 11 के लिए हम B यूज करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, 15 के लिए हम F यूज करते होते हैं। ठीक है, इसको ज़हन में रख के अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो एक एग्जांपल है हमारे पास कि हम लेट्स से अगर 20 है डेसिमल में पड़ा हुआ है, इसको अगर मैं हेक्सा में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो इसकी आंसर क्या होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा। 16 से डिवाइड मैं करता हूं तो मेरे पास जो आंसर मिलते हैं वो 1 और 4 आता है। 1 क्वेश्चन आता है, 4 रिमाइंडर आता है। इसको फर्दर कंटिन्यू करोगे अगेन तो ये 1 आगे रिमाइंडर में चला जाएगा, क्वेश्चन इसका 0 आ जाएगा। तो जो आंसर बड़ा बनता है वो 1 4 आ जाता है इसका। ठीक है, 1 14 आ जाता है। 14 को अगर मैं लिख रहा हूँ कि हेक्सा में है सी उस नहीं 14 नहीं बेटा, ये 1 और 4 सेपरेट है ना। सी तब आएगा अगर रिमाइंडर इकट्ठा आ जाता है। मैं उसको दिखाता हूँ आपको कि सी कौन से केस में बनेगा या ई कौन से केस में बनेगा। दिस विल बी रिटन एज 1 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये 14 हेक्सा में डिस्प्ले होगा। सिमिलरली अगर डिवीजन में करता हूँ लेट्स से 30 की, कि अगर ऐसा केस हो कि रिमाइंडर जो है वो मोर देन 10 आ जाता है किसी डिवीजन में, जैसे इस केस में 30 और 16 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ, क्वेश्चन 1 आता है, रिमाइंडर मेरे पास 14 आता है, 1 को मेरी रिमाइंडर 14 आता है, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिखने के लिए 14 की जगह पे हम ई यूज कर लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी 1 1 यहाँ पे आ जाएगा और साथ ही इसका जो 14 होगा 14 की जगह पे यहाँ पे ई डिस्प्ले होगा, तो 1 ई इसका आंसर होगा। दिस इज 1 ई इन हेक्सा एंड 30 इन डेसिमल। ठीक है, और डेसिमल में अगर लिखा हुआ है नंबर तो उसके साथ हम छोटा सा 10 लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के। अगर हेक्सा में लिखा हुआ तो इसके साथ हम 16 लिख देते हैं छोटी सी ब्रैकेट लगा के। तो इसका मतलब होता है कि ये जो गिवन नंबर है ये उस स्पेसिफिक बेस के अंदर रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, 30 है, इसको मैं हेक्सा में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो 30 को मैं डिवाइड कर लूंगा 16 के साथ। 16 के साथ मैं डिवाइड करता हूँ तो वी गेट क्वोशंट 1 एंड रिमाइंडर 14। इसको मैं फर्दर अगर कंटिन्यू करता हूँ 16 के साथ दोबारा डिवाइड करता हूँ, वी गेट क्वोशंट 0 और ये जो 1 था ये वाला भी रिमाइंडर में 1 और 14 मिल जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखता हूँ तो एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 14 है, ये दो कंपोनेंट्स मिले हैं हमें। इस 1 को चूंकि ये सेटिस्फाई करता है हेक्सा नंबर सिस्टम के अंदर आ जाता है, इस 1 को मैं 1 लिखूंगा। ये जो 14 है 14 की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमने यहाँ पे देखी थी कि 14 को जब मैंने लिखना होता है तो वी यूजुअली यूज कैरेक्टर ई। तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो 1 ई, इसके लिए सिंबल जो होगा ई यूज होगा और जो टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो 1 ई आ जाएगा बेस 16 के अंदर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दिस 30 डेसिमल इज इक्वल टू 1 ई हेक्सा। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। एक फाइनल एग्जांपल है कि अगर 42 पड़ा हुआ है डेसिमल में, इसको मैं हेक्सा में शो करवाता हूँ। तो तरीका ये होगा कि 16 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 के साथ, वी गेट 32, रिमाइंडर मुझे 10 मिलता है।
ठीक है। और इसको भी उसी तरह से 16 42 2a बन गया। इसको अगर आगे अगर आप करना चाहते हैं तो मर्जी, अदरवाइज यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं कि 2a लिख लें डायरेक्टली। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेथड ये होगा कि 16 को मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन 0 आता है, रिमाइंडर में 2 मिल जाता है। तो अगेन वही 2 और a हमारा जो होगा वो बेसिकली यहाँ पे चूज हो जाते हैं। a मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रिमाइंडर मेरे पास बेसिकली 10 आता है, तो दिस इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे एक थोड़ी सी बड़े नंबर के साथ एग्जांपल की हुई है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कि 415 है। इसको मैं अगर एग्जाम में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो उसको करने का मेथड यह है कि 415 को मैंने डिवाइड किया 16 के साथ। इसको मैं फर्स्ट आइट्रेशन में डिवाइड करता हूँ तो 16 2 टाइम्स 32 होगा। हमें इसको सब्ट्रैक्शन करने से 95 मिलेगा। 16 5 और 80 बनेगा, तो हमारे पास रिमाइंडर f आ जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मुझे मिला है 25, वो जो 15 था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया कि रिमाइंडर f आ गया, क्वेश्चन 25 आ गया। फर्दर मैं 25 को डिवाइड किया तो 16 1 जा 16, तो मेरे पास रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर में एक 1 आएगा, एक 9 आ जाएगा और एक हमारे पास ये 15 आता है। तो 19f इसका आंसर आ जाता है हेक्सा के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर नंबर ओरिजिनल डेसिमल में पड़ा हुआ है उसको हेक्सा में लेके जाना है तो यू कीप डिवाइडिंग विद दैट स्पेसिफिक बेस सिस्टम। सर ये एक चीज़ काइंडली मुझे क्लियर कर दीजिएगा, ये अल्फाबेट्स जो हैं ये किस केस में यूज़ करना है और कौन से अल्फाबेट की कौन सी वैल्यू के लिए यूज़ करना है? कौन से, सॉरी दोबारा क्या कह रहे हो? मतलब ये जो ABC है कौन कौन सी वैल्यूज के लिए यूज़ करना है और कहाँ से यूज़ करना हेक्सा में है? अगर नंबर आप हेक्सा डेसिमल बेस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हेक्सा में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो 16 है, 0 से लेकर 9 तक। और 9 से ऑनवर्ड जब 10 आता है किसी डिवीजन में, किसी एडिशन में, अगर आंसर 10 आ जाता है तो 10 को हम A लिखते हैं, 11 आ जाता है तो उसको हम B लिखते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा अगर ठीक है अगर रिप्रेजेंटेशन हेक्सा में हो रही हो तो ये काम करना पड़ता है हमें। ठीक है सर। ठीक है सर हेक्साडेसिमल को अगर हमने बाइनरी में किया उसमें करना है, डेसिमल में करना है, तो उसकी कोई एग्जांपल है अभी? है, थोड़ी देर में आती है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। सर जी वो मल्टीप्लाई वाला मेथड भी तो होता है ना बाइनरी के लिए, वो जो बेसिस ऊपर लिख देते हैं। हाँ, वो मेथड यूज करते हैं अगर बाइनरी में नंबर पड़ा हुआ है वहां से आप डेसिमल बनाना चाह रहे हैं। जी, तो वो बेसिस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना ऊपर हाँ, तक। मैं उस एग्जांपल पे आता हूँ थोड़ी देर में, वो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ी देर में आती है अब। ठीक है, ये जितनी भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे किए ना, ये एग्जांपल्स हैं कि अगर नंबर हमारे पास डेसिमल में पड़ा हुआ है तो इसको किसी दूसरी बेस के अंदर लेके जाना है। इसमें सिंपल आप डिवीजन करके कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। ठीक है, और भी टेक्निक्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। आप ऊपर बेसिस लिख के उनको भी आप डिवाइड करके जमा करके आप वहाँ से देख सकते हो कि कहाँ पे 1 प्लेस करना है, कहाँ पे 0 करना है। तो उस तरह से भी आप डेसिमल टू बाइनरी बना सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट या सम स्टूडेंट। ठीक है, ओके, फाइनली जो आखिरी एग्जांपल है वो कि अगर डेसिमल से ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं तो यू कीप डिवाइडिंग विद 8। 33 है फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 4 क्वेश्चन आता है, 1 नहीं बन रहेगा तो आंसर इसका 41 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8 से छोटा होगा तो फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 41 इज द आंसर। ठीक है, ऑल राइट, चले ये फाइनल पे आखिर पे एक और एग्जांपल हेक्सा के साथ हुई थी कि 33 और 16 है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो हमारे पास 21 आता है इसका हेक्सा का। ये एग्जांपल हमने करने के, अगर नंबर डेसिमल में किसी दूसरी बेस में रिप्रेजेंट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर नंबर दूसरी बेसिस में पड़ा हुआ है उसको अगर मैंने बाइनरी में लेके आना है। ठीक है, मतलब अगर नंबर ओरिजिनली बाइनरी में है, सॉरी, अगर नंबर ओरिजिनली बाइनरी में पड़ा हुआ है उसको किसी दूसरी बेस के अंदर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी टू अदर बेसिस हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम ये 2 टॉपिक्स कर लेंगे तो फिर आप इनको जनरलाइज कर सकते हो कि किसी भी बेस में नंबर पड़ा हुआ है किसी दूसरी बेस में लेके जाना तो कैसे लेके जाया जा सकता है। या इसमें हम एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेंगे कि बाइनरी से हेक्सा कैसे बना सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टल कैसे बनता है और बाइनरी से इवेंचुअली डेसिमल में नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो उस पे जाने से पहले अगर मैं एक बाइनरी में काउंटिंग लिख लेता हूं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 0 1 2 3 अप टू 7, फिर 8 9 10 अप टू 15 F
डेसिमल में अगर मैं लिखूंगा इसके साथ तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0 1 2 3 अप टू 7 और फिर 8 9 अप टू 15। इसी को ही यहाँ पे बाइनरी में लिखा हुआ है और इसी के साथ ही यहाँ पे जो ब्लू में काउंटिंग नज़र आ रही है आपको, ये आपको नज़र आ रही होगी कि ये इसकी हेक्सा में रिप्रेजेंटेशन है। जैसे देखें 0 से लेकर 7 8 9 तक सेम है, 9 तक डेसिमल और हेक्सा की रिप्रेजेंटेशन सेम है। जैसे ही 9 से नंबर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल 10 हो जाता है, तो 10 में हम ए लिख देते हैं। हेक्सा में जब हम होगा तो इसको मैं ऐसे लिख भी देता हूँ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ब्लू में आपको नजर आ रही है, ये हेक्सा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जब 10 आता है तो इसको हम ए कह देते हैं, 11 को बी कह देते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। इसमें अगर मैं पैटर्न्स को नोट करता हूँ तो हर हेक्सा डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बाइनरी की बिट्स चाहिए। अगर इसका मतलब है ओरिजिनली नंबर बाइनरी में पड़ा हुआ है, उस बाइनरी में पड़े हुए नंबर को अगर मैं हेक्सा के अंदर रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो तरीका ये होगा कि हर 4 बिट्स को मैं मिला के यहाँ से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लूँगा कि उसकी सिंबल क्या बनती है। एग्जांपल में जैसे फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है कि ये ओरिजिनल नंबर है, लेट से 101011, इसको मैं एक दफ़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं। सर जी ये भी जरा क्लियर इनको कर दीजिएगा कि लेफ्ट साइड पे जीरोस क्यों लगाते हैं हम 8 हाँ, पूरा मैं करने के लिए। वो सॉल्व कर इसलिए सॉल्व करने लगा हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। देखें ओरिजिनल जो नंबर है लेट से बाइनरी में पड़ा हुआ है वो 10101 है, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें 5 बिट का नंबर है बाइनरी का, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ हेक्सा के अंदर। तो तरीका ये होगा कि आप इसकी 4 की पेयरिंग करोगे। 4 पेयर में उठाता हूँ तो ये 4 मैंने नंबर उठा लिए लीस्ट से 0101 4 बिट्स में। इसके बाद अब जो एक 1 बच जाता है इसके साथ मैं लेफ्ट साइड पे 0 लगा सकता हूँ 4 डिजिट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब जब मैं ये काम कर लूँगा उसके बाद अगर मैं मैच करूँ तो 0101 अगर हम इस टेबल से देखें तो वी नो के 0101 जो बेसिकली सिंबॉलिकली दिस इज 5, तो इसका मतलब है कि ये इसका जो आंसर होगा दिस विल बी 5 और ये 0001 जो है इसका क्या आंसर होगा दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये 15 जो होगा ये बेसिकली बेस 16 के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर ये टेबल हमें दिया गया होगा या याद करना है? ये टेबल बेटा आपको याद हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। जैसे अब ये बाइनरी आपको ये ट्रूथ टेबल बनाना आता है ना, बाइनरी काउंटिंग वाला, यस सर। इसमें तो वो कुछ नहीं है ना मसला। देखो दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। दिस इज 8, दिस इज 9, 9 के बाद ये 10 आता है, इसके साथ यहाँ पे ए आ जाता है। 11 आता है तो इसके साथ बी आ जाता है। दिस इज 12, 12 का सी आ जाएगा। 13 है इसका डी आ जाएगा। 14 है इसका ई आ जाएगा और 15 है लेट से आखिरी जो है उसका फिर आखिर पे एफ आ जाता है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप बड़े आराम से इसको कंप्लीट भी कर सकते हो अगर आपको कहीं भूल भी जाता है तो। दिस इज वेरी मच टू इजी। ओके फाइनली ये जो दूसरी एग्जांपल है इसी के ही, अगर बाइनरी में नंबर गिवन है इसको मैं हेक्सा में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी मैं 4 की अगर पेयरिंग करता हूँ तो ये 1011 आएगा और यहाँ पे 3 डिजिट्स बन जाते हैं 011। अब मैं करूँगा क्या, इसको कंप्लीट करने के लिए मैं लिखूँगा ये 1011, यहाँ पे मैं एक 0 एक्स्ट्रा लगा देता हूँ और अपनी तरफ से 4 डिजिट्स पूरे करने के लिए। तो 0 लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी लगा लें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये 4 के पेयर हो जाते हैं उसके बाद अगर मैं इसकी आउटपुट लिखता हूँ तो यू कैन सी फ्रॉम द टेबल 1011 क्या बनता है? सर ये बनता है बी बनता है शायद। दिस इज 1011 राइट। यस सर। 1011 को देखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू बी और 0110 क्या बनता है? किधर है? 000 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो 6B हमारा आंसर हो जाएगा बेस 16 के अंदर अगर ओरिजिनली ये नंबर था तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, नीचे इसकी हेक्सा में रिप्रेजेंटेशन कर ली तो हमने इसकी हमने सबसे क्यों ऐड किया? ठीक है, क्लियर हो गया।
यस सर क्लियर है। चलें हम आगे चलते हैं। जीरो हाँ, क्यों ऐड? जीरो क्यों ऐड किया? जीरो बेटा मैंने इसलिए ऐड किया, देखिए मैं इसको ना यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ। लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। वी हैव डबल 1 0 1, 4 का एक तो पेयर ये बन गया ना। अब इसके साथ अगर मैं बाकी डिजिट लिखता हूँ जो ऊपर थे 0 1 1 0 0 1 1 तक, अब ये 3 है। अगर यहाँ पे ओरिजिनली ये वाला 0 नहीं था तो यू कैन सी कि ये 3 आते हैं। तो 4 का पेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 0 ऐड कर सकता हूँ, जितने मर्जी 0 लेफ्ट साइड पे ऐड कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमने ये 3 जीरोस ऐड किए थे इसके साथ भी, यू सी इट हियर, ठीक है। तो 4 का पेयर बनाने के लिए, चूंकि हर हेक्सा डिजिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स बाइनरी की चाहिए होती है, तो इसलिए हम उसके 4 4 के पेयर पूरे करते हैं। 4 4 के पेयर पूरे कर लूँगा तो ये मुझे 6 मिल जाता है, ये मुझे B मिल जाता है, तो 6B विल बी द आंसर, बेस 16, ठीक है। ऑलराइट, चलें सिमिलरली अगर मैं बाइनरी से ऑक्टल करना चाह रहा हूँ तो तरीका ये होगा कि चूंकि ऑक्टल में हर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए होती हैं, हम हर डिजिट को 3 बिट के पेयर में लिख लेते हैं। अगर इसको मैं लिखना शुरू करता हूँ तो दिस विल बी 0 0 1, एक पेयर ये बन जाएगा। इसके साथ अगर मैं लिखूंगा तो 1 0 1, एक पेयर ये बन जाएगा, और आखिर पर जो एक 1 बच जाएगा उस 1 के साथ मैं 3 बिट्स के पेयर पूरा करने के लिए साथ में 2 जीरोस लगा लेता हूँ। अब ये 3 डिजिट बन जाएंगे हमारे। इन 3 डिजिट को देखने के बाद अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ बाइनरी में, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 0 0 आता था 4, 1 0 1 क्या आता है? दिस इज 5, और 0 0 1 क्या आ जाता है? 1, तो ये 154 इसका आंसर होगा बेस 8 के अंदर। 3 3 के पेयर कर लेंगे, ठीक है। 3 3 के पेयर करने के बाद आप इस ट्रूथ टेबल को ध्यान में रखते हुए आप आराम से नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। सर वो डेसिमल से अगर हमने करना है ऑक्टल में तो हम 8 को डिवाइड ही करेंगे ना? हाँ, 8 से डिवाइड करेंगे। अच्छा सर, इसमें हमने 3 के पेयर क्यों किए हैं? इसमें 3 के पेयर बेटा इसलिए किए क्योंकि ऑक्टल में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखें, ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं उसके अंदर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, अप टू 7 आ सकता है। ये पॉसिबल सिंबल्स यही वाली हैं। इन पॉसिबल सिंबल्स को अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी है लेफ्ट साइड पे, ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, आपको नजर आ रही होगी 0 से लेकर 7 तक। तो इसमें से अगर हम हर डिजिट को देखें तो यू कैन सी कि हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स चाहिए। तो अगर मैं बाइनरी में नंबर्स पढ़ा हुआ है उसको ऑक्टल में करना चाह रहा हूँ तो उसी तरह से मुझे उसके 3 बिट्स के पेयर करने पड़ते हैं। तो 3 बिट्स के हम पेयर करके उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे सिमिलरली अगर मैं हेक्सा के साथ इसको रिलेट करता हूँ, यू कैन सी कि हेक्सा में किसी एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए थे, तो हम लोग करते हैं क्या, पेयरिंग हम 4 बिट्स की कर लेते हैं। 4 बिट्स की पेयरिंग करके जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनती है, जैसे 1 0 1 1 था तो उसको हमने देख के लिख लिया कि दिस इज कैपिटल बी, तो हमने यहाँ पे बी डाल दिया, ठीक है। उसी तरह से ऑक्टल में नंबर सिस्टम में अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक जो नंबर हैं उनकी अगर मैं बाइनरी लिखता हूँ तो वो हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स सफिशिएंट हैं। तो हम जब पेयरिंग कर देते हैं कि अगर बाइनरी से हम वापस आ रहे होंगे ऑक्टल के अंदर तो हम 3 बिट्स के पेयर कर लेते हैं। ऑलराइट, ये एग्जांपल एक और भी बड़ी है, इसको भी देख लीजिएगा। फाइनली एक लास्ट जो एग्जांपल है वो है कि अगर नंबर बाइनरी में पड़ा हुआ है उसका आप डेसिमल बनाना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका होगा। लेट्स से नंबर जो है हमारे पास 1010 है, तो किया यह जाता है कि इस 1010 को हम 2 की वेटेड एवरेजेस से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो लीस्ट डिजिट है उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 की पावर 0 1 होता है। जो नेक्स्ट डिजिट है 2 की पावर 1, जो नेक्स्ट डिजिट था ये वाला 1, यहाँ पे 1 0 कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया, उससे नेक्स्ट वाले को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा लिया, उससे नेक्स्ट वाले को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करवा लिया।
और इसके बाद जो आंसर्स मुझे मिल रहे होंगे उनको फिर मैं आखिर पे जमा कर देता हूँ। जैसे इस केस में यू कैन सी जो 4 टर्म्स हैं उसको अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, यू कैन सी के जो ये वाली टर्म है मुझे ये 0 देगा, 0 × 4, चूँकि यहाँ वाला ये 0 था। सिमिलरली ये जो पहले वाला 0 था ये मुझे क्या देगा, ये वाला मुझे ये भी 0 दे देगा। और इसके अलावा जो 2 टर्म्स थी 1 × 2 और 1 × 8, ये मुझे दोनों जब आंसर देंगी 8 और 2 इन दोनों को जमा करूँगा तो मेरे पास आंसर 10 आ जाए। इसका मतलब है 1010 अगर लिखा हुआ है बाइनरी के अंदर, डेसिमल में अगर इसको देखूंगा तो दिस विल बी 10। ठीक है। सिमिलरली मैं काम ये करता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल इसको आपके सामने सॉल्व भी करता हूँ, फिर उसको हम वेरीफाई भी करते हैं। लेट अस से वी हैव नंबर लेट से 1101, ये पड़ा हुआ है बाइनरी में। इसका मैं डेसिमल निकालना चाह रहा हूँ। इसका क्या तरीका होगा, जो पहले वाला जो डिजिट है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, मतलब ये 1, एक सेकेंड, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ। जो दूसरा डिजिट है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। जो तीसरा डिजिट है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ। और इससे जो नेक्स्ट डिजिट है लास्ट वाला उसको मल्टीप्लाई करूँगा 8 के साथ। और इन चारों को जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो इन चारों का जो आंसर होगा उनको हम जमा कर लेंगे आखिर पे। मुझे क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा? 13 आएगा सर। देखिए यहाँ से मुझे क्या मिला, जो पहले वाला 1 था, यहाँ से मुझे इस ब्रांच में 1 मिलेगा। दूसरा जो था 0 × 2 मुझे क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट मुझे क्या मिल जाएगा, 4। और नेक्स्ट मुझे क्या मिल जाएगा, 8। तो आंसर जो मेरे पास होगा दिस विल बी 8 + 4 + 0 + 1, तो दिस विल बी 13। तो इसका मतलब है 1101 जो ये 13 के इक्वल आता है। अगर आप इसको ट्रूथ टेबल से भी मैच करके देखते हो, जो 4 बिट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी 1011 किधर ही पड़ा हुआ है, 1 नहीं 1101 था ना, हाँ 1101 की क्या रिप्रेजेंटेशन है, दिस इट इज हियर 1101 13 बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और यू कैन फाइंड आउट द आंसर। के बाइनरी में अगर ओरिजिनल नंबर था तो वो डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट होगा। इसी को ही फर्दर यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है। इसको एग्जांपल को मैं एज इट इज रहना देता हूँ। मैं एक एग्जांपल आपको और यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर नंबर फर्ज करें बहुत बड़ा हो, आपके पास 11 लेट से 10110110 है, कोई ऐसा नंबर है फर्ज करें ये बाइनरी में, इसका आप निकालना चाह रहे हैं कि ये डेसिमल के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो तरीका ये है कि आप हर दफ़ा इस तरह से ये बहुत सारी मैथ करने की बजाय, बहुत सारे ये एरोस लगाने के बजाय, नाउ सिंस वी हैव गॉट द आइडिया कि हम हर टर्म को, इसको पहली वाली को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगली वाली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगली वाली को 4 से, और उससे अगली वाली को 8 से, और आगे चलते अगर मैं जाऊँगा तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट उससे 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड सो ऑन सो। तो इनको हम आखिर पे जमा कर लेते हैं। तो इस मेथोडोलॉजी को ध्यान में रखते हुए मैं करूंगा ये, इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ कि ये जो नंबर है दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 4, 8, 16, 32, 64, 128 और आखिर पे 256। ये नंबर है जिसके साथ, हाँ क्या सर ये जो है बेसिकली बाइनरी से हेक्साडेसिमल का है ना, डेसिमल का तो नहीं है? बाइनरी से डेसिमल बना रहे हैं हम। हेक्साडेसिमल के लिए तो 4 के पेयर कर लेते हैं ना, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऊपर आपने जो डेसिमल बाइनरी से डेसिमल पे कन्वर्ट किया है वो आपने इससे इस तरह किया है कि उस पे आपने 2 की पावर मतलब 0 हाँ, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, वो अलग हाँ, तरीका है। अभी भी वही कर रहा हूँ, यही तरीका सिर्फ उसके ऊपर मेंशन कर रहे हैं। अभी भी वही कर रहा हूँ। मैंने किया ये कि यहाँ पे जो मैंने एरोस वगैरह लगा के मल्टीप्लाई के साइन बनाए थे, मैं वो बनाऊंगा नहीं, काम अभी भी मैं वही करूंगा, मल्टीप्लाई ही करूंगा, बस मैं लिख नहीं रहा उसको। ठीक है सर, क्योंकि हर दफा लिखने की मैं आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। अब देखें, जब मैं ये लिख लूंगा ऐसे,
इसके बाद अब तरीका ये रह जाता है कि जो ऊपर नंबर लिखे में हमने जो उसकी वेटेड बाइनरी की हमने जो वेटेज लिखी है उसको मैं नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और आखिर में जमा कर लूंगा। जैसे देखें 256 मल्टीप्लाई 1 हमें पहली टर्म्स क्या मिलेगी, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 256 1 है, 266 वाला 1 है, 128 वाला 1 भी 1 है, फिर उसके बाद 64 वाला 1 भी 1 है, उसके बाद देखें 32 वाला 1 0 है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या टर्म ऐड होगी, जीरो। जीरो ऐड होगा। जीरो क्यों ऐड हो रहा है, इट्स बिकॉज दिस इज 32 मल्टीप्लाई विद 0। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं अगर कंटिन्यू करता हूं 6, उसके बाद क्या ऐड होगा 16, उसके बाद 8, उसके बाद 4 वाला 0 है, फिर 2 ऐसे प्लस 2 और आखिर पे जो एक 1 था वो वाला भी, आखिर वाला भी क्या है 0। इसको आप सम कर लोगे जो भी आपके पास आंसर आता है। ठीक है, 474 आ जाएगा सर। चलिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक सर। तो आप नंबर्स को अगर बाइनरी में पढ़े हुए हैं उनको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। आप डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी और आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यही वाला नंबर अगर मैंने शो करवाना होता हेक्सा के अंदर तो इसकी आउटपुट क्या होती, लेट मी कॉपी दिस। सर आपने अटेंडेंस तो नहीं लिखवानी? अटेंडेंस बेटा प्रेजेंट किया, मैंने प्रेजेंट किया है। ठीक, अगर इसको मैं हेक्सा में करता हूं, हेक्साडेसिमल में करता हूं, तो तरीका क्या होगा, हम इसके 4 के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, जो आखिरी वाला 1 है इसके साथ आप 3 जीरोस डाल लोगे, आउटपुट क्या होगी इसको 1010 क्या होता है, टेबल दिखाना पड़ेगा। सर बी आ जाएगा। याद नहीं है वो इजी, हम क्या नाम है 1010 होता है ए, ओके ए सॉरी। उसके बाद 1101 क्या होगा, दिस विल बी ए। 1101 क्या होगा, सर डी हो जाएगा। 13 डी आता है, 1101 इज डी, 13 के सामने है, राइट। 1101 है, दिस विल बी डी, और फिर आखिर पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 डी ए हो जाएगा हेक्सा के अंदर। देखें अब देखिए कितना सिंपल हो जाता है ना। अगर आपको ये 9 बिट का बाइनरी नंबर आपने बताना हो, लिखना हो, किसी को आपने मैसेज कम्युनिकेट करना हो, ये रिलेटिवली मुश्किल है एज कम्पेयर विद कि अगर आप उसको 1DA बोल देते हो, 1DA बोलते होते तो इसका मतलब है कि आप सारे मैसेज आपने इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी है। तो जो डिफरेंट बेसिस के अंदर नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं उसकी असल कहानी यही होती है। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन ईजियर वेज में। ठीक है सर। हाँ जी सर ये हेक्सा से डेसिमल बन सकता है? हेक्सा से डेसिमल? हेक्सा से डेसिमल भी बन सकता है, उस पर डिस्कशन मैं करूंगा कमिंग क्लास के अंदर, बिल्कुल बन सकता है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उस पर। ओके सर। होता तरीका वही वाला है जैसे हमने यहाँ पे देखें बाइनरी के अंदर, आप देखें 0 1 2 3 हर एक के साथ हमने ऊपर उसकी जो वेटेड एवरेज थी, जैसे 1 2 4 8 16 32 64 हमने वो यूज़ कर लिया। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं इस हेक्सा से डेसिमल बनाना चाह रहा हूं तो तरीका वही वाला होगा। हम लोग करेंगे क्या कि जो नंबर था 1DA बेस 16 के अंदर, इसको हम उसी तरह से वेटेड एवरेजेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस केस में ए है 16 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई ए प्लस 16 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई डी
और प्लस 16 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तरीका होगा। अब आप देखें जो इसमें डी है ये एक्चुअली 13 है, दिस इज 13 मल्टीप्लाई 16। जो ए था वो कितना होता है 10 होता है, दिस ए है 10 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 इधर, प्लस 16 टू द पावर 2 क्या होता है 256, 1 मल्टीप्लाई बाय 256। इसको आप सम कर लोगे तो यू विल गेट कि जो आंसर होगा हमारा डेसिमल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 474 आता है, जो भी आता है, जो भी आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। अगर नंबर पड़ा हुआ है हेक्सा के अंदर या बाइनरी के अंदर, उसका अगर मैंने ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना हो तो फिर क्या तरीका होगा? सर वो 8 की पावर कर देंगे। सर जैसे आपने क्या नाम है अभी ये मतलब हेक्साडेसिमल में आपने 16 लिया है, वैसे ही अगर हम 8 के साथ कर लें वैसे होगा सर? अगर नंबर फॉर एग्जांपल इसको ना करके दिखा देता हूँ। लेट्स से इफ वी हैव नंबर इन बाइनरी, ये बाइनरी में नंबर है, इसको पहले तो आप बना लेते हैं ना कि ऑक्टल में क्या होगा। ऑक्टल में करने के लिए क्या तरीका होगा, इसके जो पेयरिंग करेंगे हम करेंगे 3 3 की करेंगे। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। दिस विल बी 7 3 और 2, ये बन गया हमारा ऑक्टल के अंदर। दिस इज इन ऑक्टल। अब अगर मैं इस ऑक्टल से अगर मैं इसको डेसिमल करना चाह रहा हूं सर 8 की पावर से कर देंगे। तो अगेन तरीका वही वाला होगा, इसको हम 8 की पावर से करेंगे। जैसे 2 है, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट 8 की 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3, दूसरा डिजिट जो था, और जो लास्ट वाला डिजिट है 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। इनको आप जमा कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर इन डेसिमल। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब इतनी डिस्कशन के बाद यू शुड बी एबल टू चेंज एनी नंबर फ्रॉम एनी बेस। सर ये दोबारा बताइएगा, ये ऑक्टल वाला। अगर देखें तरीका वही वाला है, अगर नंबर बाइनरी में पड़ा हुआ था, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट की थी डिस्कशन, अगर नंबर बाइनरी में पड़ा हुआ था, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर्स के साथ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इनको जमा करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, ये भी हमने किया हुआ था यहाँ पे, ये कैन सी इट हियर। अगर नंबर सिमिलरली हेक्सा में था, जैसे हमने इधर किया है कि अगर 1DA पड़ा हुआ है, नंबर हेक्सा के अंदर है, इसको अगर मैं डेसिमल करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 16 की पावर्स के साथ, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर नंबर हेक्सा की बजाय ऑक्टल में पड़ा हुआ है, जैसे ये 732 है, इस अगर ये नंबर हमें ऑक्टल में मिलता है, इसको अगर मैं डेसिमल में लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं उस बेस की वेटेड एवरेजेस के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, आखिर पे जमा कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर सर इसी को बाइनरी में करें तो इनके आगे बाइनरी लिख देंगे, 7 की क्या है, 3 की क्या है, 2 की क्या है? हाँ ये तो आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि यहाँ से हम वापस इधर आए थे, यहाँ से इधर कैसे जाएंगे, तो वो उसी तरह से होगा। ओके सही। ठीक है, सिमिलरली दिस इज ट्रू फॉर हेक्सा बेस सिस्टम एज वेल, कि अगर हेक्सा से आप बाइनरी से अगर आप हेक्सा में आते हो 4 के पेयर करके, तो यही तरीका होगा कि अगर हेक्सा में नंबर पड़ा हुआ है उसको अगर मैंने बाइनरी में लेके जाना है तो उसी के 4 पेयर को मैं एक्सपैंड करूंगा तो आई विल एंड अप हियर एज वेल। हेक्सा